कहानी और फिल्मों में तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि पुलिस भेष बदल करके कातिलों को, गुनहगारों को पकड़ती है। आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि पुलिस केस को सॉल्व करने के लिए, उस कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को अपना भेष बदलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है गुजरात के सूरत की है। सूरत में जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, वे सारे थाना को जो ये आदेश देते हैं कि जितने भी पुराने अनसॉल्व केसेस हैं उनका फ़ाइल मंगाते हैं और उसके बाद फिर उन अनसॉल्व केसेस जो रहते हैं उनमें से जो केस उनको लगता है कि यह केस सॉल्व होना चाहिए या सॉल्व हो सकता है, उस तरह के लगभग 15-20 केसेस को वह छांट करके फाइल रखते हैं और उसको बाकायदा एक टीम गठित करते हैं और उस 15-20 केसेस को सॉल्व करने का आदेश देते हैं। उसी 15-20 केसेस में एक केस था जो 3 सितंबर 2001 को घटित हुआ था, वह वारदात, और उसमें एक विजय नाम का शख्स था जिसके ऊपर एक शख्स का कत्ल करने का आरोप था और पुलिस के पास जो है 3 लोगों का नाम था उस कत्ल में। 2 लोग को पहले ही पुलिस जो है घटना के कुछ दिन के बाद ही अरेस्ट कर ली रहती, लेकिन उसमें जो है एक शख्स जिसका नाम पदम रहता है और उस तीनों लोगों में एक जिसका नाम था पदम, वे तीनों लोग मिल कर के विजय नाम का एक शख्स रहता है, उसको 3 सितंबर 2001 को कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस कुछ दिनों के बाद पदम के कुछ जो दोस्त रहते हैं दोनों, उनको गिरफ्तार कर के जेल भेज देती है। लेकिन पदम जो है वह लगभग 2001 से जो फरार होता है, पुलिस के हाथों नहीं लगता है और जो है 2023 का समय आ जाता है और तब तक पुलिस जो है उस पदम को का कोई भी सुराग या फिर उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। पुलिस उसके बारे में इतना पता कर पाती है कि वह बेसिकली उड़ीसा का था और उसके गांव भी पुलिस की एक टीम, सूरत पुलिस की टीम, जब वारदात हुई थी उसके बाद कई दफ़ा उसके घर गई, वहाँ उसके आस पड़ोस के लोगों से बात की, बाकायदा उसके घर के लोगों का फ़ोन नंबर ली कि कहीं अगर पदम होगा तो अपने घर वालों से ज़रूर कांटेक्ट करता होगा। लेकिन इन 20-22 सालों में पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे यह पता चल सके कि पदम कहाँ है या फिर वह ज़िंदा है भी कि नहीं है। तो सबसे बड़ा यही सवाल था। तो उन 15-20 केसेस में यह एक पदम का केस भी जो था जिसने विजय नाम के व्यक्ति का कत्ल किया था, पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करने का ठान लेती है और फिर इस केस के पीछे लग जाती है। एक बार फिर से जो है सूरत पुलिस की एक टीम जो है पदम के जो उड़ीसा गांव रहता है वहां पर जाती है और सारे लोगों से पूछताछ करती है, परिवार के लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन परिवार के लोग जो है बिल्कुल ही बोल देते हैं कि लगभग 22 सालों से वह एक दफ़ा भी हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो अब पुलिस को ऐसा भी कभी कभी लग रहा था कि पदम शायद मर चुका है, वह इस दुनिया में ज़िंदा ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होता तो उस ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा जब वो अपने फैमिली से, अपने घर वालों से बात नहीं करता, वो अपने घर वालों के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पुलिस जब तक उसके मृत्यु का कोई सबूत नहीं मिलता है तब तक पुलिस जो है पदम को जो है मृत्यु नहीं मान सकती है। तो वह उसको ज़िंदा मान के ही चलने को मजबूर थी और इस केस को सॉल्व करने का जो है कमिश्नर साहब से प्रेशर था। तो बाकायदा फिर से पुलिस जो है उड़ीसा उसके गांव पहुंचती है और फिर जो है उसका घर वालों का सारा नंबर ले करके वापस लौटती है। लेकिन इस बार जो है पुलिस उस गांव में अपने कुछ मुखबिर को भी छोड़ देती है ताकि जो उसके घर पर भी नज़र रख सके कि कहीं शायद भेष बदल करके पदम जो है मिलने अपने घर अपने माता पिता से आता हो। लेकिन सब बेकार जाता, कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है और इतने भी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का जब हाथ पदम नहीं लगा तो बाकायदा सूरत पुलिस ने उस पदम के ऊपर जो है 45,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था कि उसके बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो उसको 45,000 का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। अब जो है जैसा कि मैंने बताया, इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए एक 3 लोगों की एक टीम बना दी जाती है और 23 साल पुराना केस था। पुलिस के पास कोई सुराग भी नहीं। पुलिस अब उड़ीसा के घर वालों से भी सब जांच कर ली, उन लोगों का फ़ोन नंबर भी ले कर के पता करती है, उसका CDR रिपोर्ट निकालती है, लेकिन कोई भी कहीं से भी कुछ क्लू नहीं मिलता है। एक दिन
वो सारे जो उसके परिवार के घर के लोग थे, उन लोगों का नंबर जो है सर्विलांस पे लगाया गया था। इतने दिन होने के बाद भी पुलिस को आशा था कि शायद कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर पदम अपने घर वालों से कांटेक्ट करेगा। एक दिन पदम के घर वालों को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और पुलिस जो ऑलरेडी उन लोगों के नंबर को सर्विलांस पे रखी थी, तो पता चलता है कि पदम है, लेकिन कॉल पर कुछ और नाम लिखा था। मतलब जब बातचीत पुलिस सुनती है, जब वो कॉल फ़ोन पर आया था तो पुलिस ऑलरेडी उन लोगों का नंबर, जैसा कि मैंने बताया, कि सर्विलांस पर रखी थी, और जब सारा चीज़ रिकॉर्डिंग पुलिस सुनती है तो उसको कंफर्म हो जाता है लगभग कि जो भी वो कॉल करने वाला शख्स जो है पदम ही है। लेकिन मोबाइल में जिस नाम से वह सेव था नंबर, कुछ और नाम से सेव था। अब पुलिस उस अनजान नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह मथुरा का था और मथुरा से उस उड़ीसा में कॉल पदम के घर वालों को किया गया था। अब पुलिस जो है इस नंबर के पीछे लग जाती है और जब मथुरा पहुंचती है तो पता चलता है कि यह किसी पांडा के नाम से नंबर अलॉट है और बहुत किसी आश्रम का एड्रेस है। और इन सारे तफ्तीश में जो पुलिस को एक चीज़ कंफर्म होता है कि जिस शख्स का नंबर है वह मथुरा में किसी आश्रम पर रहता है और साधु है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा यह चुनौती था, क्योंकि डायरेक्ट पहले ही पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि जो शख्स है वह पदम ही है। तो लेकिन पुलिस को यह भी शक था कि पदम को अगर ये चीज़ मालूम चल जाए कि हम लोग उसके पीछे लगे हुए और मथुरा के उस आश्रम में जहाँ वह पंडित बन के रह रहा है तो वह शायद भाग सकता है। तो पुलिस को यहाँ पर दो चुनौती थी, एक तो अपना पहचान छुपाना था जब तक कि पदम गिरफ्तार नहीं हो जाती, और दूसरा कि वो सारा मथुरा में जो आश्रम में साधु संत लोग रहते हैं तो पुलिस जो है पुलिस के ड्रेस में जाकर के सारा आश्रम का तलाशी नहीं ले सकती, क्योंकि वहाँ पर साधु संत लोग रहते हुए लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर बवाल खड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें एहतियात बरतते हुए पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करने का निर्णय लेती है। फिर 3 लोगों का टीम बाकायदा उस मथुरा के जितने भी आश्रम रहते हैं, लगभग 120 आश्रम, उन सारे 120 आश्रम का खंगाल डालती है। और अब पहले से पुलिस के पास उसका तस्वीर भी था, उस तरह का तस्वीर लोगों को, साधुओं को दिखाती है। तब जाकर के पुलिस को कुछ यही जानकारी मिलती है कि एक पांडा नाम का साधु है जो मथुरा के ही एक नंदगांव आश्रम स्थित है, वहाँ पर वह रहता है। पुलिस उसके पास जाती है तो जाहिर सी बात है 20, 22, 23 साल हो चुके थे उसके भागे हुए, तो उसका शक्ल और सारा चीज़ उम्र के हिसाब से बदल चुका था, दाढ़ी वगैरह सब बढ़ चुका था, तो पुलिस डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी। इसलिए पुलिस ने जो 3 लोग गए हुए थे वे तीनों लोग उस साधु का सेवा करने की भावना बोल करके यही बोलते कि हम लोग भी साधु है और आपका बहुत नाम सुने और आपकी सेवा करना चाहते हैं। जो पदम रहता, जो साधु के भेष में इतने सालों से अपना पहचान छुपाया रहता, तो वो उन लोगों को आदेश दे देता है कि ठीक है, आप सेवा करने के लिए मेरे शिष्य जैसा रहना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग आश्रम रह करके मेरी सेवा कर सकते हैं, आश्रम का सेवा कर सकते हैं। और जब तीनों उसके साथ पदम जो साधु उनके गुरु मान लिए रहते हुए लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं, तो सेवा करने के दौरान ही बातों में लोग सारा राज उससे उगलवाते हैं। जैसे कि वे लोग उड़ीसा कभी गए हैं, फिर वे लोग बाबा से पूछते हैं कि आपने कभी उड़ीसा के गांव गए हैं, तो ये सारी चीज़ें या फिर और भी बहुत इस तरह के डिटेल बातों में बाबा से पता कर लेते हैं। तब पुलिस वाले जो भेष बदल करके जो सेवादार की भावना से वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि यह पदम ही है जो भेष बदल करके साधु और पांडा के भेष में यहाँ पर है। जब कंफर्म हो जाता है तो ठीक 24 घंटे के बाद पुलिस जो है वे तीनों जो पुलिस वाले नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म कर देते हैं, और फिर नज़दीकी थाना के आने के बाद फिर उसको गिरफ़्तार करके थाना लेके आ जाता है। और फिर जब सारा वाक़या पुलिस जब कड़ाई से पूछती है तब वह सारा बात बताता है। और सबसे बड़ा यहाँ सवाल यही था पुलिस ने कि आखिर उसने विजय नाम का जो शख्स है उसका कत्ल किया। तो वो बताता है कि ठीक 22 साल पहले 3 सितंबर 2001 को उसने ही अपने 2 दोस्तों के साथ उसका कत्ल किया था। दरअसल पदम जो है एक लड़की से प्यार करता था, और लेकिन जो विजय है उसके बीच में आ रहा था, उन दोनों के प्यार के बीच में, और ऑब्जेक्शन कर रहा था। और इसी के कारण जो है पदम ने उस विजय को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसका एक दिन कत्ल कर देता है 3 सितंबर 2001 को अपने 2 दोस्तों के साथ मिल करके। और उसके बाद फिर जो है वह सूरत में जाकर के आश्रम में रहने लगता है और धीरे धीरे अपना दाढ़ी और सारा चीज़ बढ़ा लेता है। तो इस तरह से, और वह ये भी बताता है कि उसने इस 22 सालों में कभी भी
जो है घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया था, और लेकिन हाल में ही उसने एक नया मोबाइल लिया था और उसको अपने गांव का एसटीडी नंबर बहुत पुराना याद था। जब वह सूरत में काम करने आया था उस समय ही उस दुकान का उस एसटीडी नंबर उसके पास था। तो सबसे पहले उसने मोबाइल लेने के बाद 2022 में वह मोबाइल लेता है और फिर उस एसटीडी गांव के एसटीडी पे फ़ोन करता है और फिर गांव के एसटीडी से फिर जो उसके घर का नंबर मिलता है और फिर वह घर अपने बातचीत करने लगता है। तो वह रिसेंटली ही लगभग 6 महीना 1 साल के अंदर में वह इन 22 सालों के बाद जो है वह 6 महीना के अंदर ही वह नया मोबाइल लिया था और फिर अपने घर वालों से कांटेक्ट करके बातचीत करना शुरू किया था। लेकिन तभी जो है सारा चीज़ पुलिस को पता चल जाता है और फिर जो है उसकी एक कॉल की गलती जो है उसका पहचान उजागर कर देती है और उसके बाद फिर जो है पुलिस उसको गिरफ़्तार करके जेल भेज देती है। तो इसमें पुलिस ने जिस तरह से इस 22 साल 23 साल पुराने केस का जिस तरह से पर्दाफाश किया और जिस तरह से पुलिस ने भेष बदल करके कातिल को पहले कंफर्म किया, जिसको टारगेट किया था, और जिस हिफाजत से उस आश्रम और उस साधु संतों के बीच से उस कातिल को दबोच निकाला, तो वह काबिल तारीफ़ है। तो आज की यही कहानी थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और जैसा कि मैंने बहुत सारे क्राइम स्टोरीज़ में बताया कि जो कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह कभी भी अपने गुनाह को छुपा नहीं सकता और कभी भी कानून से भाग नहीं सकता। कभी ना कभी वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। और दूसरी चीज़, पुलिस अगर चाह ले तो दुनिया का कोई भी ऐसा कातिल, कोई भी ऐसा वारदात नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर सकती है। तो ऐसे पुलिस को सलाम करता हूँ और कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।